वेलकम ऑल इन आईसीटी इकोफोरी चैनल में। आईसीटी इकोफोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आपका स्वागत करता हूं। आईसीटी इकोफोरी चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब की है उन सभी का धन्यवाद, और जो नए व्यूअर्स है वो गूगल क्रोम के अंदर या कोई भी ब्राउजर में www.icticoforyou चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको भी स्टैंडर्ड 11 और 12 के इकोनॉमिक्स के, गुजराती और इंग्लिश मीडियम के जो भी वीडियो यहाँ से बने उनकी आपको लिंक नोटिफिकेशन थ्रू मिलती जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 5 के पॉलिटी के बोर्ड पेपर रिवीजन राउंड, स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम आर्ट्स एंड कॉमर्स, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो 5th चैप्टर के बोर्ड के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे याद रखने, कौन सी ट्रिक है, बहुत सारे 1 to 4 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया है। उन सभी के आप क्वेश्चन आंसर लिखते होंगे और अच्छी तरह से कैसे याद रखने हैं उनकी ट्रिक आपको पता चल गई होगी। इस चैप्टर के अंदर थोड़ा लेंथी चैप्टर है और चैप्टर के जो क्वेश्चन है काफी कंफ्यूज करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी अगर ट्रिक आपको याद रहती है तो अच्छी तरह से आप उनको जस्टिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से आप अपने एंड्रॉयड वर्जन की मोबाइल पे आईसीटी इकोफोरी टोटली फ्री में आपको ऐप भी इंस्टॉल करने का मौका दे रही है, और आप उसके जरिए 1 to कॉलेज तक के बहुत सारे टेक्स्ट बुक, वीडियो, रिविजन राउंड्स, बहुत सारे लिंक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो भी आप यहाँ से देख सकोगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी से। पहले हम बात करते हैं कोड से। हम जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। जिस दिन हमारे हम सिग्नेचर करते हैं मगर उसी सिग्नेचर का नाम अगर ऑटोग्राफ हो जाए तो मान लीजिए आप कामयाब हो गए। अब्दुल कलाम जी का अच्छा कोड, यानी ऑटोग्राफ कौन और सिग्नेचर कौन देता है वो आप सभी को पता होगा। ऑटोग्राफ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ी सी सफलता मिले तो आपकी सिग्नेचर नहीं ऑटोग्राफ दी जाएगी। तो ये एक ही मकसद है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से लगे रहना पड़ेगा हमारे गोल के लिए, और जब तक हमारा गोल हासिल नहीं होता तब तक हम यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो आपको ये मेहनत करने का सुझाव अब्दुल कलाम के कोट से मिल रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू की, सेक्शन ए के 1 मार्क्स की। According to the estimate of Tendulkar Committee, what was the percentage of absolute poverty in India in year 2011-12? मार्च 2019 का क्वेश्चंस। According to the estimate of Tendulkar Committee, what was the percentage of the absolute poverty in India in the year 2011-12? 11-12 के अंदर तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हमारे यहाँ पे कितने परसेंट एब्सोल्यूट पोवर्टी है? 27.2, 21.9, 25.7, 13.7। आंसर इज 21.9। ध्यान में रखना। According to the yearly report of 2013, which state of India had the highest percentage of poverty? ज्यादा 2013 के अंदर भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा पोवर्टी थी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश। एंड आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत पोवर्टी इंडियन के 2013 के रिपोर्ट के अंदर बताई गई। जुलाई 18 का एक क्वेश्चन है। इन 2014 व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? 2014 के अंदर भारत की अपेक्षित आयुष्य कितनी थी? 76 इयर्स, 70 इयर्स, 68 इयर्स, 72.2 इयर्स। आंसर इज 68 इयर्स। In the year 2011, which country of world had the highest rate of literacy? इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई भी ईयर के अंदर नहीं पूछा गया मगर इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगान, ब्राजील। In the year 2011, which country of world had the highest rate of literacy? Answer is yes, Brazil. Highest literacy rate Brazil में। In the year 2011, what was the rate of unemployment in India? Unemployment का रेट कितना था 2011 के अंदर? 5.5, 4.9, 9, 7.5। आंसर इज 9%। आंसर इज 9%। ये सभी डेटा वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना है। एमसीक्यू के अंदर पहले 3 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, मार्च 19, जुलाई 18 और मार्च 18 के अंदर पूछा गया है। बाकी के 2 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसलिए यहाँ पे रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन लाइन क्वेश्चन। आंसर
क्वेश्चन इन वन लाइनर, 1 मार्क्स का एक है, सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, मार्च 2018 का क्वेश्चन। The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs and services is known as a poverty line. The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs and services is known as a poverty line. तो poverty line के अंदर आप देख सकते हो कि अगर हमारी मिनिमम एक्सपेंडिचर का लेवल, इनकम का लेवल अगर हम सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं तो हम पुअर नहीं है, अगर उससे भी कम अगर हमारा है तो हम पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज नोन एज ए पॉवर्टी लाइन। द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ए पॉवर्टी लाइन। नाउ सेकंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। 2018 जुलाई का क्वेश्चन से 2018 के अंदर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल living in society is considered as a relative poverty. Relative poverty का मतलब income inequality existing in a different group of the people living in society is considered as relatively poverty. Here lower income classes is considered relatively poor than higher income less. अगर जिस हायर इनकम क्लास, अगर जिनके हायर इनकम के क्लास के कंपैरिजन में अगर इनकम कम हो रही है तो वो क्लास जो है वो जो कहलाएगा वो रिलेटिवली पुअर्टी। व्हाट इज एन एब्सोल्यूट पुअर्टी? मार्च 2019, a situation where the population having income or expenditure below poverty line, a situation where the population having income or expenditure below poverty line is said to be absolute poverty. यानी कोई भी पॉपुलेशन अपने एक्सपेंडिचर से भी बिलो अर्न कर रहा है तो वो एब्सोल्यूट पुअर है। राइट ए फुल फॉर्म IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाउ मेनी अकाउंट्स वेर ओपन्ड इन जनधन योजना टिल 8 जनवरी 2015? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 जनवरी 2015 तक कितने जनधन योजना के अकाउंट ओपन हो गए? तो 12% 58 करोड़ यानी 12.58 करोड़ अकाउंट वर ओपन इन जनधन योजना टिल 8 जनवरी 2015। तो ये 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सेक्शन सी काफी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए हम आगे ले जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, इट इज फॉर सेक्शन सी, 2 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पुअर्टी। मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पुअर्टी के मॉडर्न अप्रोच के बारे में हमें जानना है। ये क्वेश्चन आपको मार्च 2019 में पूछा गया है। आंसर के साथ इंपॉर्टेंट है उसकी की मॉडर्न इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ेगा। नॉन इनकम से, मॉडर्न नहीं, नॉन इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ेगा। ये जो अंडरलाइन है ना वो उनके पॉइंट है, मगर याद रखने के लिए नॉन इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ेगा, नॉन इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ेगा, नॉन इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ेगा। 2-3 बार अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, डाइजेस्ट में, यूनिट में, जहां जहां आप लिखते हो वहां पे आप ये पॉइंट लिख दो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अप्रोच इन पुअर्टी का हमें जानना है। तो सबसे पहले नॉन इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ेगा, ये दिमाग में 2-3 बार लिखना है आपको, नोटबुक में भी लिखना है, पॉइंट अच्छी तरह से आपको दिमाग में। सबसे पहले नॉन इनकम थिंग्स इंक्लूडेड, सेकंड HDI and HPI also measuring roads, and third knowledge, healthy life etc should be considered। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो भी अप्रोच मॉडर्न है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, जो उनके एवरेज लाइफ कैसे है उसके साथ साथ HDI HPI क्या है, नॉलेज हेल्थी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट तो वो फुलफिल करेंगे, खाने पीने की बात नहीं आएगी। यहाँ पे जो हम बात करेंगे उसमें रेसिडेंट के साथ साथ क्लोथिस, उसके बाद एजुकेशन, उसको हेल्थ, जो नॉन इकोनॉमिकल थिंग्स है पहली, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो एवरेज जीने के लिए लोगों को जो
clothes, education, health, पोर्टेबल ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर, ये सभी उनके अंदर जो नॉन इनकम के पार्ट है वो भी हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो गरीबी का जो कॉन्सेप्ट है, पुअर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें डिस्कस करना चाहिए। और वो में नॉलेज उसके अंदर, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, उनकी फ्रीडम, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो, और उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो वो अपने क्रेडिट के साथ जिंदा रहना चाहिए, क्रेडिट के साथ वो आसानी से समाज के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, वो सभी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जो HDI HPI का मेजरिंग रोड है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स, ये दोनों की बात भी हम यहाँ पे करेंगे। HPI और HDI की भी बातें होनी चाहिए तब जाके, यानी ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स, HPI का फुल फॉर्म है ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स, ये दोनों का भी मेजरिंग रोड है, तो वो भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन इनकम थिंग्स ऑफ इंक्लूडेड। सो इन मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता चलना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट food, clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included. So the modern approach of poverty is concept of the non-income poverty is important. Second, to get the great broader meaning of poverty, income should not be sole measuring rod of deprivation, but other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, life with choice and self respect should also be considered. ये सेकंड पॉइंट की बात हुई, सॉरी थर्ड पॉइंट की, नॉलेज एंड हेल्थ। HDI एंड HPI अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द UNDP के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI और ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स यानी मानव विकास गरीबी का इंडेक्स को भी मेजरिंग रोड के जरिए हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी नॉन इनकम से HDI का नॉलेज बढ़ाने की। नॉन इनकम से HDI का ये पॉइंट, ये जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है, वो आपके नोटबुक में लिखो और उनको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ो। यही पॉइंट है जिनसे आप पूरे 2 मार्क्स हासिल कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज कॉल्ड NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी कि NREGA, जो क्वेश्चन मार्च 2020 के अंदर पूछा गया है, वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से दिमाग में सेटअप कर देना है कि NREGA की डेफिनेशन, सॉरी NREGA की शॉर्ट नोट भी आ सकती है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है द डेफिनेशन, सॉरी एक्सप्लेन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, NREGA को हमें ध्यान में लेना है। तो सबसे पहले द ऑब्जेक्ट ऑफ NREGA और उनके जो मेन पॉइंट्स है उनको कैसे याद रखेंगे हम, आंसर की के साथ ही होगी। ऑब्जेक्ट को रिफॉर्म करते रहो और सफलता हासिल करो। ऑब्जेक्ट, आपके दिमाग में आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जो कर रहे हो, वो अगर आप रिफॉर्म करते रहोगे, एक बार याद करते रहोगे, तो आप सफलता हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को रिफॉर्म करते रहो और सफलता हासिल करो। ऑब्जेक्ट को रिफॉर्म करते रहो और सफलता हासिल करो। आपके पॉइंट आपके नोटबुक के अंदर लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स ऐसे नहीं मिल सकते, अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद रिफॉर्म, ये 2 पॉइंट से ये 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ NREGA is create a set through public construction and also provide employment to 1 person per family of minimum 100 days to rural and urban, that is poor as well as lower middle class। जो पुअर पर्सन है अर्बन और रूरल एरिया के या लोअर मिडिल क्लास पर्सन है, उनके फैमिली में से किसी एक पर्सन को मिनिमम 100 डेज थ्रू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to 1 person per family of minimum 100 days to rural and urban poor as well as lower middle class family. Second, reformed in NREGA in 2009, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना 2 मार्क्स के लिए। In 2009
NREGA was reformed as a मनरेगा. मनरेगा that is महात्मा गांधी then नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को 2009 के अंदर मनरेगा के अंदर कन्वर्ट किया. तो ये दो बात सी के अंदर क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपको पूछे जाए तो लिखने पड़ेंगे उनके ऑब्जेक्टिव और उनके रिफॉर्म को. यानी ऑब्जेक्टिव को रिफॉर्म करते रहो तो सफलता हासिल हो पाएगी. ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. एक्सप्लेन द रिलेटिवली पुअर्टी विथ एग्जांपल. एग्जांपल के साथ रिलेटिवली पुअर्टी को हमें डिस्कस करना है. एक्सप्लेन द रिलेटिवली पुअर्टी विथ एग्जांपल मार्च 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है. ये राउंड 0 बाकी है. मार्च 2020 यहाँ पे ध्यान में रखना है आप सभी को. तो एक्सप्लेन द रिलेटिवली पुअर्टी, तो उसके मेन पॉइंट है डेफिनेशन हमेशा एग्जाम्पल के साथ याद रखो. डेफिनेशन हमेशा एग्जाम्पल के साथ याद रखो. यानी 2 पॉइंट यहाँ पे है. एक डेफिनेशन है और सेकंड उनके एग्जाम्पल है. ध्यान में रखना है रिलेटिवली पुअर्टी का मतलब और उनका एग्जाम्पल. यहाँ पे रिलेटिवली पुअर्टी का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग में ये सेटअप कर देना है कि यहाँ पे किसी की कंपैरिजन करेंगे हम. कंपैरिजन के साथ हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेंगे तो ही यहाँ पे पुअर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. यहाँ पे आदमी पुअर नहीं है, वो एक दूसरे की इनकम को देख के फील करता है कि हम पुअर है. That means relatively poverty refer to a situation in which some people in society are poor according relatively other than in same society. यानी relatively poverty refer to a situation in which some people in the society are poor relative to other in the same society. Here, different group of the society are compared with one another on the basis of their income and wealth. If a particular group is earning less income than the other group, it is called relatively poor. यानी एक ग्रुप अगर ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है दूसरे ग्रुप से तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये relatively poor है. We may take for individuals A, B, C, D for the example. इंडिविजुअल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी एक का हम लेंगे. एक ग्रुप अगर 10,000, बी ग्रुप की इनकम 20,000 है, सी ग्रुप की इनकम 30,000 है, तो वो आपस में अगर सोचे तो बी ग्रुप इज रिलेटिवली पुअर देन द सी ग्रुप एंड ए ग्रुप इज आल्सो रिलेटिवली पुअर देन बी ग्रुप. तो ए बी सी दोनों की कंपैरिजन के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेटिवली पुअर ए है बी के कंपैरिजन में, बी है सी के कंपैरिजन के अंदर. तो thus relatively poverty can be decided by the comparing in the income of the two individuals. When income distribution is unequal in any country, then the income received by the group of the people in the society in comparison to the people of another group are getting less income and people of third group are getting lesser income. On the basis of difference of income, relatively poverty is measured. Using the standard of relative poverty, the level of income inequality can be known and comparative study of poverty can be made. The drawback of the standard relatively poverty is that in developed country also there are inequality of the income so that some group are relatively poor compared to the other group in the society, but these poor people in the rich countries are much better off life, much better off than the poor people in the poor countries. Therefore, the concept of relative poverty is not very useful in explaining the state of objective poverty and object poverty and these situations from which the people suffer in developing country. In country like India, majority of the population may be considered poor relatively to the very rich and affluent people in the country. To measure relative poverty, generally formation of income group, Lorentz curve and Gini coefficient are useful. very important. यहाँ पे दो नाम मैंने बोले वो लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के जो फॉर्मेशन है वो इनकम ग्रुप को मेजर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारा थर्ड सेक्शन सी का कंप्लीट हुआ. यहाँ पे मार्च 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन द रिलेटिव पुअर्टी विथ एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट फॉर सेक्शन डी फॉर 3 मार्क्स. Write
नॉट ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना, मार्च 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का हमें शॉर्ट नोट सेक्शन डी 3 मार्क्स के लिए लिखना है। आंसर के साथ हमें जानने को मिलेगा उनके कीवर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2-3 बार दिमाग में सेट कर देना तो आपके 3 में से 3 मार्क्स होने के चांसेस रहेंगे। तो कीवर्ड्स कौन से है, अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ो तो पता चलेगा कि कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जब आप बिगिन करो तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो और उनके फीचर के बारे में खास सोचो। कोई भी आप काम बिगिन करते हो, शुरुआत करते हो, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान में रखने हैं और उनके फीचर्स के बारे में खास सोचना है। तो बिगिन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और फीचर्स, ये 4 पॉइंट से हमारी पूरी दी सेक्शन की शॉर्ट नोट बन गई। जब आप बिगिन करो तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो, उनके फीचर्स के बारे में खास सोचो। तो पहली बात होगी बिगिन। बिगिन कब हुई जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो है 28 अगस्त 2014 को। दूसरा इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है उनके, वो हमें ध्यान में रखना है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना टू इंक्रीज द बैंकिंग फैसिलिटी पर कैपिटा एंड रिडक्शन द रीजनल इनइक्विटी को ब्रेक करने का पूरा इंपॉर्टेंस था। और ऑब्जेक्ट टू हिट्स द रूट ऑफ पॉवर्टी, ये 3 पॉइंट, फीचर्स, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ऑब्जेक्ट उनका टू हिट द रूट ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी की जड़ को हिलाने की बात हो रही थी। और फोर्थ इज फीचर्स, फीचर्स कौन कौन से है, वो 3 फीचर्स की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आएगी बिगिन इन 2014, 28 अगस्त 2014 को इंपॉर्टेंस की बात होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टू हिट्स ऑफ रूट ऑफ पॉवर्टी एंड फीचर्स। सबसे पहले हम जब भी शॉर्ट नोट राइट करते हैं उसके अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना started in 20 August 2014. प्रधानमंत्री जन धन योजना is prominently a scheme for overall financial inclusion of poor. It provides microfinance banking facility to poor and by that hits the root of poverty. This योजना was started in 28 August 2014. Importance काफी है उस योजना के लिए। And on the very first day 1.5 crores accounts were opened. In the very first day 1.5 crores accounts were opened. Till 8 January 2015 the number increased to 12.58 crores. An investment of 10,590 crore was deposited in these accounts. उनके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करें। फीचर्स ये है उनका कि 20 अगस्त को वो स्टार्ट हुई थी, और सॉरी फीचर्स नहीं, उनकी जो बिगिन हुआ, बिगिन के साथ कौन कौन सी बातें हुई। बिगिनिंग के अंदर इतना हमें लिखना पड़ेगा कि 28 अगस्त 2014 में स्टार्ट हुई, उसके साथ वेरी फर्स्ट डे 1.5 करोड़ के अकाउंट ओपन हो गए और 8 जनवरी तक 2015 के 8 जनवरी तक दूसरे 1.5 करोड़ अकाउंट जो पहले दिन ही ओपन हुए थे वो धीरे धीरे करके 12.58 करोड़ हो गए, और जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ 10,590 करोड़ का हुआ, यानी डिपॉजिट इतनी हो गई। अब उनके जो ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना इज टू इंक्रीज बैंकिंग फैसिलिटी। ये एक जो पुअर पर्सन है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनको बहुत सारी दुविधाएं भुगतनी पड़ती, उनको हिट करने के लिए उनका ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा, टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग फैसिलिटी टू पुअर एंड दैट हिट्स द रूट ऑफ पॉवर्टी, ये उसका मेन है। सेकंड, उनके बात करें तो उनके ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर आगे बढ़े, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना टू इंक्रीज द बैंकिंग फैसिलिटी पर कैपिटा इनकम एंड रिडक्शन द रीजनल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस योजना वाज दैट द सब्सिडी गिवन टू द पुअर फैमिली बाय गवर्नमेंट शुड बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू देयर अकाउंट। जो सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट दे रही है, तो उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए। उसकी वजह से ये अकाउंट ओपन करवाना इंपॉर्टेंट था। फीचर्स के बारे में बात करें तो बैंक अकाउंट कैन बी ओपन विद जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। सेकंड, एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000 इज अवेलेबल आफ्टर द 5 मंथ ऑफ ओपनिंग अकाउंट। खाते ओपन होने के बाद 5 मंथ के बाद हमें
मंथ के बाद 5 मंथ के बाद हमें 5000 के ओवरड्राफ्ट मिल सकते हैं। यानी हमारे अकाउंट में अगर पैसे है उनसे ज़्यादा अगर हमें विड्रॉ करने हैं तो कुछ रेट के ऊपर हमें ये फैसिलिटी 5 मंथ के बाद 5000 की मिल सकती है। थर्ड बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू दोज हु ओपन अकाउंट बिफोर 28 जनवरी 2015। 26 जनवरी से पहले अगर 2015 के पहले कोई भी अकाउंट ओपन करवाता तो उनको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेनिफिटेड थी। ये योजनाएं गवर्नमेंट की डायरेक्ट जनधन योजना में थी। तो खास ध्यान रखना है उनकी 3 बातों पे। जब आप बिगिन करो ये जो हाईलाइट हो रहा है, जब आप बिगिन करो तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो और उनके फीचर्स के बारे में खास सोचो। बिगिन दैट इज दिस, बिगिन इन 2014। इंपॉर्टेंस यानी इंपॉर्टेंस जो भी है जो हमने अभी आपको बोला, और ऑब्जेक्ट दैट इज हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी। और फीचर्स 3 फीचर्स बताए कि जीरो बैलेंस ओपन हो सकता है, 5000 की आपको 5 मंथ के बाद ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, और 26 जनवरी 2015 से पहले अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिल सकती है। तो ये सेक्शन डी के अंदर पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉवर्टी। सेक्शन डी के अंदर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉवर्टी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो बात बताई गई है उसके आंसर और की के बारे में बात करें तो ए आर रहमान को याद रखो, जो बॉलीवुड के स्टार है गायक ए आर रहमान को याद करो। यानी ए दैट इज एब्सोल्युटली एंड आर दैट इज रिलेशन। यानी ए आर रहमान याद रखे तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी याद रहेगा, ए आर रहमान को याद रखो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी याद रहेगा। थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी बनाना पड़ेगा आपके दिमाग को सेट करने के लिए, 2-3 बार ये पढ़ना, सेटअप करने के लिए 2-3 बार लर्न भी करना, पढ़ना, लिखना, ताकि ये पॉइंट क्या है, ए क्या है, आर क्या है, आपके दिमाग में सेट हो जाए। दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड बी यानी आर यानी रिलेटिवली पुअर्टी। तो पहली है एब्सोल्यूट पुअर्टी। एब्सोल्यूट पुअर्टी के अंदर क्या है, अगर सेक्शन डी है तो डी के अंदर थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द पुअर्टी लाइन। Poverty determined on the basis of the fixed standard of the income and expenditure and consumption is called absolute poverty. It is also known as a complementary poverty. To understand the level of the absolute poverty, the minimum consumption expenditure required to fulfill the basic needs such as food, etc. is determined. Such minimum expenditure or income of level और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉन एज अ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन की पहले बात हम करेंगे इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हमें पैसे चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के जो फूड चाहिए, उनके जो खर्च होगा वो अगर हम कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते, जो जिस लाइन के नीचे हम है वो पॉवर्टी लाइन है। तो पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो द पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट की बात हुई, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हुई, जब ऑपरेशन है इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो पॉवर्टी लाइन आर टू बी सेड टू बी पॉवर्टी लाइन। तो ये बात हुई। अब जो अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए अलग अलग जो रोड्स है, उसके मेजरिंग रोड्स है वो हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की बात हुई। ICMR ने एक डेटा दिया है एस ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक डेटा दिखाया है कि पर कैपिटा डिग्री रिक्वायर्स ऑफ 240 कैलोरी फॉर द रूरल एरिया। गांव के लिए 2400, ध्यान में रखना है, एक मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है, गांव के लिए कितनी कैलोरी के लिए कितने खर्च करेंगे, 2400 कैलोरीज। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेजरिंग रोड की बात हो रही है, तो the absolute poverty line is an ability line below which all the poor and the above which are non-poor. If the line is kept low, the number of poor would be much less, and if the kept high, the number of the poor people would be increased. यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, लाइन कहाँ से खींचनी है। अगर ज्यादा लो कर दिए हमने तो ज्यादा पुअर्टी कम दिखाई देगी, ज्यादा हाई हो गया तो पुअर्टी ज्यादा दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 150 रुपीज per capita income is accepted as a poverty line, the number of poor would be less. अगर 150 per capita income तो हर एक की हो सकती है, तो ऐसी अगर लाइन हम खींचे, ये मेजरिंग रोड करे तो हमारे पुअर पर्सन कम दिखाई देंगे। बट when the 200 rupees per capita income is accepted as a poverty line, economic
economists have used minimum calories from the food as a measuring for the determining the poverty line. Calories is kind of energy acquired from the food. Calorie is kind of energy acquired for the food. The minimum calorie required for the human being to sustain life and work are determined on certain medical grounds. In order to get the indicated minimum calories, certain minimum consumption expenditure is required. Indian काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR की बात हुई है यहाँ पे, उनको ये जो डेटा दिए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है. एज पर ICMR पर कैप्टा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 यानी 2400 कैलोरीज फॉर द रूरल एरिया. रूरल एरिया के लिए अगर 2400 कैलोरी अगर हमें चाहिए एंड 2100 यानी 2100 कैलोरी फॉर द अर्बन एरियाज. दिस वाज एक्सेप्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1969. 1969 के अंदर ये प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट किया है. सेकंड, एज पर दैट 1960-61 बेस प्राइस ऑफ ₹20 पर कैपिटा पर मंथ वाज डिसाइडेड एज ए मेजरिंग रोड ऑफ पुअर्टी. अगर 20 रुपीज भी अगर हम नहीं अर्न कर सकते पर कैपिटा तो हम पुअर्टी लाइन के नीचे है. ये ICMR का रोड है. सेकंड, Dadekar and Rath committee, ध्यान में रखना. According to this working method, Dadekar and Rath decided in 1960-61 at 1960-61 price ₹15 per capita per month for rural areas and 22.5 per capita per month for urban area. ध्यान में रखना 15 रुपीज पर मंथ पर कैपिटा दैट इज इन रूरल एरिया. रूरल एरिया के अंदर ऐसे हम देखें तो गांव की जो लाइफ स्टाइल काफी लो है तो वहां पे 15 रुपीज भी इनफ है. और अगर सिटी एरिया के अंदर हम बात करें 22.50 रुपीज. इतना खर्च अगर कर सकते हो ऊपर की कैलोरी को अचीव करने के लिए तो हम मेजरिंग रोड से हिसाब से पुअर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पुअर्टी कौन है उसका पता कर सकते हैं. अब डांडेकर और रथ में बैठ के हम जाएंगे लाकड़ा लेने यानी ईटी लाकड़ा वाली कमेटी. सीक्वेंस ध्यान में रखना. ICMR के बाद डांडेकर रथ में बैठ के गए लकड़ी लेने यानी डीटी लाकड़ा वाला कमेटी. अकॉर्डिंग टू दी an expert committee appointing by the planning commission under the chairmanship of Professor D.T. Lakrawala estimated poverty line in 1993 on the basis of the 1774 price ₹49 per capita income per month of rural areas and 57 रुपीज पर मंथ फॉर अर्बन एरिया. यहाँ पे 49 और 57 की बात लाकड़ावाला कमेटी ने की है. अब लकड़ी लेके हम जाएंगे बैट बनाने, क्योंकि तेंदुलकर को बैट पसंद है लकड़ी की. तो तेंदुलकर कमेटी, सचिन तेंदुलकर नहीं मगर सिर्फ ध्यान में रखने के लिए तेंदुलकर कमेटी के पास गए. तो फॉर द ईयर 2011-12 तेंदुलकर कमेटी डिसाइडेड अ न्यू मेथड टू मेजरिंग पॉवर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द पर कैपिटा मंथली इनकम 816. ध्यान में रखना. According to the Tendulkar committee decided a new method of the measuring road. According to this method, the per capita monthly consumption expenditure for rural area ₹816 per rural area and 1000 per urban area. Urban area के लिए 1000, rural के लिए 816 को ध्यान में रखा है. In order to international chairman, अब सचिन तेंदुलकर जो है वो इंटरनेशनल फिगर, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन हम करेंगे. सबसे पहले ICMR, उन्होंने डांडेकर रथ के अंदर हम बैठ गए लकड़ी लेने के, दैट इज डीटी लाकड़ा वाले कमेटी. लकड़ी की बैट बनी, तेंदुलकर को पसंद है तो तेंदुलकर कमेटी आ गई. और उसके बाद तेंदुलकर इंटरनेशनल फिगर है तो इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे. in order to the make international comparison of poverty levels of different countries of the world, a certain minimum income level has been fixed on the basis of purchasing power parity principle. According to the standard, those whose daily income as per the purchasing power parity principle is less than $1.9 for year 2015. अगर $1.9 से भी कम है 2015 per day, those whose income is less than 1.25 in 2005 are called एब्सोल्यूट पुअर. यानी यहाँ पे दो मेजरिंग रोल की बात हुई है कि $1.90 से अगर 2015 में कम है तो वो एक
पुअर्टी के नीचे है, यानी पुअर एब्सोल्यूट पुअर है। और 2005 की बात करें तो $1.25 से अगर कम है, दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट पुअर। तो ये हमारी बात हुई 5 पॉइंट की। सेक्शन डी के अंदर एब्सोल्यूट पुअर्टी पूछा गया तो आपको ये पांचों पॉइंट की शॉर्ट में ऐसे डिस्कशन करनी है एब्सोल्यूट पुअर्टी को लेके। और रिलेटिवली पुअर्टी अभी हमने स्टार्ट की। डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ सही तरीके से याद रखना है। हमने अभी जो पॉइंट ध्यान में लिए हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले है रहमान को याद करो, एब्सोल्यूट रिलेशन याद रहेंगे। AR टेरेस एब्सोल्यूट पुअर्टी, उसके अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके बाद डांडेकर रथ, उसके बाद लाकड़ा वाली DT लाकड़ा वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और इंटरनेशनल कंपैरिजन। और R इन स्टैंड फॉर रिलेटिवली। A का एब्सोल्यूट और R का रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी के अंदर डेफिनेशन और एग्जाम्पल की बात हो रही है। तो डेफिनेशन आप सभी को पता है, अगर किसी ग्रुप के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे और अगर हम किसी दूसरे ग्रुप से अगर कम इनकम अर्न कर रहे तो उसे हम रिलेटिवली पुअर कहेंगे। और एग्जाम्पल आप जानते हो, ABCD के ग्रुप 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का इनकम कर दिया तो A ग्रुप B से, B ग्रुप C से, C D से ऐसे रिलेटिवली पुअर हो गए हैं। तो नेचर अगर आपको पूछा जाए तो ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी के अंदर ही एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पुअर्टी। इकोनॉमिक कॉजेज ध्यान में रखना, बहुत सारे कॉजेज है, हिस्टोरिकल कॉजेज है, अदर कॉजेज है, सोशल कॉजेज है, मगर यहाँ पे आपको पूछा गया है सेक्शन डी के अंदर एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पुअर्टी। पुअर्टी के इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोनॉमिक्स कॉजेज ऑफ पुअर्टी, उनको हम यहाँ से ध्यान में लेंगे। स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती। स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती। स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती। तो ये अच्छी तरह से आप सेट कर लो अपने दिमाग के अंदर। और अगर ये दिमाग में अंदर शेयर कर लिया तो आपके सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क आपके जेब में 100% आ जाएंगे। तो पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पोवर्टी, कॉजेज की इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर हमें जुलाई 18 और 19 का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये ईयर जो है वो रह गए है यहाँ पे, मार्च 2018 और जुलाई 2018 और 19 का एक क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स का है। तो स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होगी। स्मॉल का मतलब है पहले मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। हमें बात करनी है कॉजेज ऑफ पुअर्टी की। कॉजेज ऑफ पुअर्टी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन वो भी इकोनॉमिक कॉजेज है, मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज in India. Second 5-year plan onwards as a strategy for economic development heavy and basic industries. Second जो प्लानिंग था उसके अंदर हमने जो स्ट्रेटजी रखी थी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को ध्यान में लिया था। गिवन इंपॉर्टेंस वाइज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर इग्नोर। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमने इग्नोर किया था। इन rural areas, small and cottage industries have great contribution in employment, production and income which were neglected. In rural area, agriculture and allied activities like animal husbandry, dairy farming, fishing, etc. were growing slowly. Thus, this increased seasonal unemployment and hence poverty remained high. ये जो एक रीजन था कि हमने सेकंड के अंदर बिग और हैवी के ऊपर इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया तो स्मॉल एंड कॉटेज को अगर निगलेक्ट किया तो ये नतीजा हुआ। तो पहले स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से नहीं होगी, उनके फर्स्ट पॉइंट को हमने डिस्कस किया स्मॉल के अंदर। अब लैंड दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये जो अंडरलाइन दिख रही है यहाँ से हमने पॉइंट पिक किया है। ये लैंड का मतलब ये लैंड, स्मॉल यानी ये स्मॉल, तो लैंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया ड्यू टू जमींदारी सिस्टम्स लैंड ओनरशिप वाज द हैंडफुल ऑफ जमींदार के पास हाथ में पैसे ज्यादा आ गए थे। ब्रिटिशर ने बहुत सारी जमीन हमारी ले ली थी, जमींदारी सिस्टम थी। जमींदार्स वेर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लैंड कल्टीवेशन एंड हैड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो जमींदार थे उनको डायरेक्टली जमीन को अच्छी तरह से कल्टीवेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे वो लोग। ऑन द अदर हैंड द टेनेंट्स यानी जिनको ये दी है were not owner of the land, वो लैंड के ऑनर नहीं है, so they had not interest in investment in the agriculture कल्चर के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करने वाले। Thus, due to the low agricultural production and productivity,
poverty was high. ये दूसरा रीजन हुआ poverty का. Unequal distribution, small land पे productivity, अब productivity क्या है तो low agriculture productivity per labor, low agriculture productivity per labor. India is an agriculture country, so one of the important reason of the high poverty in rural area is low agriculture productivity per labor. per labor जो productivity वो काफी low है. In agriculture sector, poor irrigation facility, insufficient technology, lack of education and training, low rate of investment, heavy load on the population result in low agriculture productivity. So income of the farmer remain low and poverty are increases. ये एक point है low agriculture productivity per labor के. तो स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से, अब हाई की बात करें तो हाई यानी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Rural India is dependent on agriculture and agriculture is dependent on a monsoon. Hence, in a year, only one crop is cultivated. So, there exists seasonal unemployment. एक ही पूरे साल के अंदर वो crop लेते हैं तो high rate of unemployment we can find out in rural area. Increasing population and jointly family system increase burden on agriculture as a result in disguised unemployment. Seasonal unemployment तो हुए high rate से, मगर disguised unemployment भी हुए. जो देखते हैं काम करते हुए मगर उनको निकाल दिया जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा. हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इन रूरल इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट देयर इज high illiteracy, low mobility of labor and high rate of unemployment. All these are responsible for the increasing poverty. ये जो रूरल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लिटरेसी रेट भी कम है, ये सभी रीजन से मोबिलिटी जो है वो काफी लो हुई, लेबर वहां ही रह गए और हाई अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस हुए. तो हाई रेट से यानी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब इंक्रीज का मतलब रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस. Because of war, drought, low production cost, rapid increase in the demand, increase in the production cost, price of goods and services as well as the edible food goods rise rapidly. Rapid increase in the price reduces purchasing power of the low income group and standard of living. This is turn increased poverty. On the other hand, increases prices benefits much to businessman, trader and big farmer. This result in unequal distribution of income in the society which causes an increase in the poverty. ध्यान में रखना, रैपिड इंक्रीज से, रैपिड प्राइस इंक्रीज से क्या हुआ कि वॉर हो, ड्रॉट हो, लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, उससे हमारी जो डिमांड बढ़ गई डिमांड, मगर प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ तो कॉस्ट इनिशियली बढ़ गई. और जो सर्विस था, वो जो फूड्स और ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी काफी प्राइस बढ़ गया. रैपिड इंक्रीज इन द प्राइसेस, रिडक्शन परचेसिंग पावर. अगर प्राइस बढ़ रही है तो 100% हमारा परचेसिंग पावर कम होता जाएगा और हमारा स्टैंडर्ड लिविंग भी लो होता जाएगा. और सेकंड हैंड इंक्रीज on the other hand, increase in price benefit much to businessmen. जो बड़े बड़े ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, बड़े फार्मर थे, उनको ही ज्यादातर पैसे मिले. तो एक अनइक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होने से भी पॉवर्टी का बढ़ गया. ये 5 पॉइंट: माइनिमल डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रैपिड इंक्रीजिंग. ये 5 पॉइंट जो है, स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती. मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस. 5 पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में रखने के लिए आपको जो की है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी. स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं हो सकती. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चल रहे हैं जो है सेक्शन ई को. सेक्शन ई ऐसा टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ई 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है. तो सेक्शन ई के पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चल रहे हैं. व्हाट इज पॉवर्टी, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर. काफी इंपॉर्टेंट है. मार्च 18, 19 जुलाई 18 और मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट इज पॉवर्टी, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर्स. मार्च 2018, 19 जुलाई 18 और मार्च 2020 का क्वेश्चन है. आंसर है और उसके साथ उसकी की है. की ध्यान में रखो, थोड़ी लंबी की है मगर ध्यान में रखोगे तो आसानी से आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगी. इफ यू हैव एजुकेशन, अगर आप पढ़े लिखे हो, देन इन योर हाउस, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी होगी, टॉयलेट होंगे, फैसिलिटी टू अदर ये फैसिलिटी होगी. अदरवाइज अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मेडिकल डॉक्टर विल टेस्ट यू एंड मेजर योर एज. मेडिकल डॉक्टर आएंगे और आपकी एज को टेस्ट करेंगे. लो माल न्यूट्रिशन, अगर आप
कुपोषण के झपेट में आ गए हो तो ही टेक्स योर ऑल इनकम, वो आपकी हर एक इनकम ले जाएगा, एंड लास्ट यू बिकम ए अनएम्प्लॉय, और आप अनएम्प्लॉय हो जाओगे। ये बनाने के लिए है 11 पॉइंट से जाए, बहुत सारे पॉइंट है उसके अंदर, वो अच्छी तरह से याद रखने के लिए आपको ये की बनाई है। आई रिपीट अगेन, इफ यू हैव एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन पा रहे हो, देन इन योर हाउस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी, अदरवाइज अन्यथा मेडिकल डॉक्टर विल कम, मेडिकल के डॉक्टर आएंगे, विल टेस्ट यू, आपको टेस्ट करेंगे, एंड मेजर योर एज, आपकी एज को मेजर करेंगे, एज लो मेल न्यूट्रिशन, ही टेक्स योर ऑल इनकम, वो हर एक इनकम की ले जाएंगे, एंड लास्ट यू बिकम ए अनएम्प्लॉय, और आप अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। सबसे पहले है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद फर्स्ट इफ यू हैव एजुकेशन, तो एजुकेशन, उसके बाद ये हाउस अंडरलाइन किया गया, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये थर्ड पॉइंट, उसके बाद वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मीन्स टॉयलेट यानी प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, देन फैसिलिटी देन मेडिकल, दैट इज मेडिकल फैसिलिटीज, देन age, that is age of life expectancy and infant mortality rate. Second, malnutrition, that is low per capita consumption expenditure, as age as low, then malnutrition, then level of malnutrition, then unequal distribution of income, property, then अनएम्प्लॉय, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉय। 11 पॉइंट है इंडिकेटर्स के, 11 पॉइंट को कैसे याद रखने, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव एजुकेटेड, देन यू हैव हाउस, एजुकेटेड यानी एजुकेशन, आपके पास पक्के हाउस होंगे, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी होगी घर में यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वाटर की सप्लाई होगी, ड्रिंकिंग वाटर होगा अच्छी तरह से, फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट होगी, देन मेडिकल फैसिलिटीज होगी आपको, otherwise the doctor will come and test your age yani age of life expectancy, the infant mortality rate, then low, that is low per capita income and consumption, and take level of malnutrition, unequal distribution of income, और लास्ट में हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेना है, ये 11 पॉइंट। आफ्टर दिस वी आर गोइंग विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, वो है सेक्शन ई का ही, डिस्कस द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। मार्च 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नेचर हमने देखा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिवली पॉवर्टी, एयर को हमने देखा, की फैक्टर है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के, क्योंकि नेचर हमने कंप्लीट कर दिया है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी के पॉइंट के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उनके कॉजेज के बारे में हम बात करें तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, पॉइंट के अंदर थोड़ा सा ही हमें लिखना है, थोड़ा जस्टिफिकेशन करना है, मगर उसके पॉइंट अगर हम देखें तो की पॉइंट है, सोसाइटी की हिस्ट्री को देखें तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी बहुत गरीब है, अदर रीजन भी है मगर गरीबी बहुत है। सोसाइटी की हिस्ट्री को देखें तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी बहुत गरीब है, अदर रीजन भी है मगर गरीबी बहुत है। ये आपके पॉइंट काफी अच्छे 2D पॉइंट आपको करने हैं। तो सबसे पहले अंडरलाइन की गई पॉइंट को हम डिस्कस करें, सोसाइटी यानी सोशल क्लोजेस, सोसाइटी यानी सोशल के हिसाब से सोसाइटी का हमने पॉइंट रखा है, सोशल कोजेस, हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल कोजेस हिस्ट्री से हमने लिया है, देन रूरल यानी कोजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी, एंड इकोनॉमी दैट इज इकोनॉमिक कोजेस, एंड अदर यानी अदर कोजेस। तो सोसाइटी की हिस्ट्री को देखे तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी बहुत गरीब है, अदर रीजन भी है बहुत गरीब, अदर रीजन भी है मगर बहुत गरीबी है। सोसाइटी की हिस्ट्री को देखे तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी बहुत गरीब है, अदर रीजन भी है मगर गरीबी बहुत है। यानी फर्स्ट पॉइंट सोशल कोजेस, सेकंड हिस्टोरिकल, थर्ड कोजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी, फोर्थ इकोनॉमिक कोजेस, एंड फिफ्थ इज अदर कोजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कोजेस के। सोशल कोजेस के अंदर की 2 पॉइंट है, उनको हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले है की फैक्टर्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। की क्या है सोशल की, तो एलजीटीवी, सभी को पता होगा कि एलजीटीवी क्या है, एलजीटीवी सभी ने देखा होगा। तो एलजी के हिसाब से लाइफ गुड नहीं है, यहाँ पे एलजी का मतलब अलग से है, एल का मतलब यहाँ पे हम करेंगे लो लेवल ऑफ एजुकेशन, और जी का जेंडर इनइक्वालिटी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन और जेंडर इनइक्वालिटी। ये सोशल कोजेस है हमारे इकोनॉमिक के जो पॉवर्टी के प्रॉब्लम है, उनके 2 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले है कोजेस के अंदर एल और जी, एल यानी लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जी यानी जेंडर इनइक्वालिटी। पहला पॉइंट के टोटल 5 पॉइंट्स है,
टोटल कॉजेज है 5 पॉइंट के अंदर डिवाइड हुआ है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। वो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी 5 पॉइंट के अंदर हमने डिवाइड किया है। उसका जो मेन पॉइंट है वो है सोशल, सेकंड हिस्ट्री, थर्ड कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, फोर्थ इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिफ्थ अदर कॉजेज ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। वो सोशल के अंदर अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए सोशल कॉजेज तो आपको 2 पॉइंट ही लिखनी है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन और जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद हम आगे बढ़े सेकंड पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं हिस्टोरिकल कॉजेज। हिस्टोरिकल कॉजेज के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल अंदर वो पॉइंट हमने यहाँ पे रखे, ब्रिटिश रूल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर सफर लॉट, मानसून अनसर्टेनिटी, जमींदारी सिस्टम एंड टेनेंसी सिस्टम, लीड्स एग्रीकल्चर कंडीशन डिस्ट्रॉयड। उसके बाद इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड ब्रिटिशर्स फॉरवर्ड दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, दैट टैक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सो दैट दे गेट बेनिफिट बाय द ट्रेडिंग इन इंडिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए काफी पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। थर्ड पॉइंट, इंडियन एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड, whereas the goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in the Indian market। ये भी एक कंडीशन थी। ये 3 पॉइंट को हमें डिस्कस करना है अपने अपने हिसाब से। वो पॉइंट नहीं है, हिस्टोरिकल कॉजेज के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, डायरेक्ट ऐसे ही आपको डिस्कस करना है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी रूरल, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो की फैक्टर। उसके अंदर नेचर का डेमो देखो कितना सुंदर है, नेचर का डेमो देखो कितना सुंदर है। की फैक्टर जो ब्लैकआउट हुआ है वो आपके लिए है, आपको डिक्टेट करना है नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट और आपके जहां भी पढ़ रहे हो फुटस्टेप के अंदर, ये आपको डिक्टेट करना है। नेचर का डेमो कितना सुंदर है। नेचर यानी नेचुरल कॉजेज एंड डेमो यानी डेमोग्राफिक कॉजेज। कोशिश नहीं है, कोजेज यहाँ पे स्पेलिंग के कोजेज ध्यान में रखना है, नेचुरल कोजेज और डेमोग्राफिक कोजेज। तो ये थर्ड पॉइंट की बात हुई। फोर्थ पॉइंट इकोनॉमिक कोजेज जो हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती, वो हमने कंप्लीट किया। स्मॉल यानी मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सेकंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रोडक्टिविटी दैट मींस लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। हाई रेट दैट इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज दैट इज रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस। ये फोर्थ पॉइंट के इकोनॉमिक कोजेज के अंदर स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती, ये पॉइंट को हमें ध्यान में रख के जो अभी हमने डिस्कस किया वो कंप्लीट करना है। फिफ्थ पॉइंट है अदर कोजेज। अदर कोजेज के अंदर भी बहुत सारे 3 पॉइंट को हमने इंग्लिश में डिवाइड किया है। डिफेक्टिव मैनेजमेंट इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ वार। खर्च करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर का, अगर मैनेजमेंट आपका डिफेक्टिव होगा तो वॉर बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो डिफेक्टिव मैनेजमेंट इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ वार। डिफेक्टिव मैनेजमेंट इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ वार। डिफेक्टिव मैनेजमेंट इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ वार। तो डिफेक्टिव का मतलब डिफेक्टिव पॉलिसीज, इंक्रीज का मतलब इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड वॉर ही है। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट को हमने अलग अलग पॉइंट से अलग अलग की से इजी बनाने के लिए आपके सामने रखे हैं। उनके अंदर आपको ध्यान में रखने हैं बहुत सारे पॉइंट। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया था। टोटल 5 पॉइंट के अंदर आप देखो तो फिफ्थ पॉइंट के 3, फोर्थ पॉइंट के 4 और थर्ड पॉइंट के 2 और फर्स्ट पॉइंट के 2, यानी 2 + 2 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12 पॉइंट को अपने हिसाब से आपको अच्छी तरह से डिक्टेट करने हैं। पहला है सोसाइटी की हिस्ट्री को देखो तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी बहुत गरीब है, अदर रीजन भी है मगर गरीबी है। तो यहां से स्टार्ट किया था हमने 5 पॉइंट के अंदर सोसाइटी यानी सोशल कॉजेज, हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल कॉजेज, रूरल इकोनॉमिक दैट इज कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक कॉजेज, अदर रीजंस यानी अदर कॉजेज। सोशल कॉजेज के बारे में बात करें तो एलजीटीवी लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। हिस्टोरिकल ये सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। जो अगर आप लिखते हैं लो लेवल ऑफ एजुकेशन, तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर आपको बहुत सारी बातें डिक्टेट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप डिस्कस करोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने मार्क देने हैं सेक्शन ई के अंदर तो आपको 100% सोशल रीजन को अच्छी तरह से उसके मेन पॉइंट के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर मेन पॉइंट आपके हाथ में है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, तो सिर्फ इतने पॉइंट आउट करोगे तो कुछ नहीं होगा, उसके अंदर भी हमें लिखना पड़ेगा कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे उसे लो लेवल के हिसाब से जो भी आगे के क्वेश्चन के हमने अंदर देखा था वो आप सभी को उसके अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। सेकंड हिस्टोरिकल कोसेस। हिस्टोरिकल कोसेस के अंदर हमने ये तीन बातें ध्यान में ली है। उसको अगर थोड़ा सा डीप में देखें तो इन द 17th century इंडिया वाज comparatively more under urbanized and commercialized nations. In business, India had major share in the export of cotton, textiles, silk, spices, paddy were also exported. ये हमें ध्यान में रखना है। After the entry of England, French and Dutch, people India's agriculture and industry situation deteriorated and hence poverty seen in India. During the British rule, the agriculture sector suffered in India due to many reasons. Indian agriculture was based on monsoon and British did not show the interest in investing money and irrigation projects. So the agriculture sector did not develop much and agriculture production remained low. On the other hand, due to repeated drought, zamindari system, tenancy system, farmer economic condition deteriorate and they were under the pressure of debt and interest. Thus, the farmer and agriculture suffered lot. In case of business and trade, Britishers followed that kind of trade policy, tax policy and industrial policy so that they get benefit by the trading in India. Indian exports were prohibited where goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in the Indian market. Moreover, to supply the goods in every corner of India, Indian railway was extensive used. Investing capital in England, Britain rapidly enriched industrialization and used Indian market to sell the goods produced in Britain. Thus, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. Thus, Indian industrial were ruined and a result unemployment poverty started. ये हिस्टोरिकल के अंदर हमें थोड़ा सा डीप में लिखना है। कोजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी के अंदर हम देख सकते हैं लास्ट थर्ड पॉइंट के अंदर कि नेचर का डेमो कितना सुंदर है। तो नेचर यानी नेचुरल कॉजेज और डेमोग्राफिक कॉजेज। नेचुरल कॉजेज इन इंडिया is an agriculture country and the major portion of the populations live in a village is depend on agriculture. In India, agriculture production is based on natural factors like rain, weather, condition, etc. Repeated drought, uncertainty of rain and food causes in low production and low income, hence poverty in more. ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट नेचुरल कॉजेज के अंदर आएगा। फिर डेमोग्राफिक कॉजेज के अंदर हम बात करें कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड due to economic development and rapid improvement in health and services, on the one hand, death rate declined fast, but at the same time, birth rate did not reduce and high population growth was noticed, which did not allow per capita income to increase. Low per capita income and big size of family resulted in the poor quality of life. Because of the high population, there was rapid increase in the labor supply, but lack of employment opportunity resulted in the reduction in wages rate and poverty reduced. ये कॉजेज ऑफ रूरल की बात करी। इकोनॉमी का जो हमने स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी हाई रेट से इंक्रीज नहीं होती, उसके अंदर हमने डीप में बोला कि माइनिमल डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टीज, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फॉर लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, ये सभी हमने कंप्लीट किया। अदर रीजन के अंदर हम देखें तो अदर रीजन के अंदर 3 पॉइंट है। डिफेक्टिव मैनेजमेंट, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ वार, effective management, that is defective policy to get the rapid economic development in India. Second 5-year plan onward, government gives priority to basic and heavy industries to achieve rapid industrialization and high economic growth. Thus, policy of removal and poverty and unemployment was adopted. This policy neglected the major population dependent on agriculture and low production of small and cottage industries. Hence, the income of the poor people decreased and problem of the poverty and unemployment in country could not be solved. Apart from this, various schemes were introduced during planning period to reduce poverty and unemployment, but due to frequent changes in the ruling government, they lacked continuity and coordination, and the target poverty reduction could not be achieved and poverty increased. Thus, during the 5-year plan, due to lack of continuity of schemes and lack of implementation of schemes, the poverty could not be reduced. ये आपको डिस्कस करने हैं डिफेक्टिव पॉलिसी के अंदर। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर to make the security system stronger during the war period. The expenditure on defense is increased in the present era
to fight against terrorism, defense expenditure on a lot of special facilities have been increased. Defense expenditure is non-developmental in nature, that reduce the expenditure on economic development and level of poverty increases. And last one is war. During the war, the production of the basic goods and services are reduced, and to avoid scarcity of certain goods in future, they are stored and price of such goods increases rapidly. Due to low economic development and problem of price rise, poverty increases. ये हमारी कंप्लीट हुई. तो यहाँ पे हमने ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है. सेकंड क्वेश्चन था डिस्कस द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पोवर्टी. मार्च 2018 का क्वेश्चन की थी. सोसाइटी की हिस्ट्री को देखो तो पता चलेगा रूरल इकोनॉमी बहुत गरीब है, अदर रीजन भी है मगर बहुत गरीब है. ये आपको डिस्कस करना है. इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट है. और दूसरा सोशल जो है उसके अंदर लो लेवल ऑफ एजुकेशन और फर्स्ट जेंडर इनइक्वालिटी. लो लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया तो अभी कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये जो यहाँ पे है कि एलजीटीबी के लो लेवल ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेनिंग बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सिस्टम्स, researches and agriculture market for sale of product. Hence, per capita income and per hectare for labor productivity in agriculture remain low and resulting in low income of farmer and poverty increases. Because of low level of education, rural farmer get less opportunity in alternative employment and so wages level remain low and poverty increases. ये एक reason है. And demographic causes in India, society cares less about health of females and so woman faces higher level of malnutrition, low weight and weakness. This causes high maternal mortality and health problem among the newborn child. It is believed that women should work at home resulting in low level of education and less opportunity to work. Also at workplace, female are paid less than males. In economy, out of the total population, less than half are women. Amongst them, low health level and less opportunities to work keeps family income low, that increase the level of poverty. तो ये हमने क्वेश्चन 5 के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट किया है. नाउ नए क्वेश्चन के ऊपर हम जा रहे हैं. दैट इज डिस्कस द मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी इन इंडिया. 2020 का एक क्वेश्चन है. रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आंसर और उसकी की देखनी पड़ेगी तब रिड्यूस होगा. स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स राइज होंगे और जो गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. काफी अच्छा है आपके लिए. स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर राइज होंगे और जो गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स राइज होंगे और जो गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे. तो ये बात आप यहां से देख सकते हो. स्मॉल के अंदर हमने अंडरलाइन किया. स्मॉल दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. 2 बार स्केल है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सेकंड टैक्स दैट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी. थर्ड वन अनऑर्गेनाइज दैट मींस यहाँ पे अनऑर्गेनाइज की डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हुई है यहाँ पे. देन rise that is rise in human capital investment. Goods that is goods and service at reasonable rate. Agriculture that is increase agricultural productivity. Then employment that is employment programs. तो पहले हम बात करते हैं उनके की आपको एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ. स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स राइज होंगे और जो गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. तो फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. मींस इफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड एंड इंकरेज हैज then poverty can be reduced on the larger scale. अगर उसके बारे में हम सोचेंगे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में तो लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. सेकंड पॉइंट यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी. द गवर्नमेंट शुड मेक सच टैक्स पॉलिसी वेयर इन more tax is imposed on rich classes and less tax is imposed on poor classes and given concession. This way government collect more fund from the rich class can make
expenses on welfare oriented program for the poor people. As a result, socio-economic condition of the poor improve and income inequality will be also reduced. Thus reduction in poverty can be seen. यानी अगर टैक्स पॉलिसी रिच अगर ज्यादा ले रहे हैं तो उनके ऊपर ज्यादा टैक्स दो, पुअर के पास से टैक्स कम कर दो या रिड्यूस या हटा दो, ताकि जिसके पास से पैसे मिले उनके लिए वेलफेयर उसी पैसे से पुअर के लिए कर सके। थर्ड पॉइंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Unorganized sector includes vegetable vendors, masons in construction sectors, agriculture laborers, vendors, etc. To improve the condition of those workers, National Commission has recommended to decide working condition to provide life insurance, health, old age pension, and other social security measures. Moreover, for small and marginal farmer, it is recommended to provide them with irrigation facility and loan facility. यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं इंप्लीमेंट करने की बात की है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, और जो स्मॉल फार्मर है उनको इरिगेशन के साथ लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की बात हुई। देन फोर्थ पॉइंट इज rise human capital investment. Rise in the human capital investment. Human capital investment means the large scale investment made on education, health and skill development. Education, health and skill development for human development. Due to human capital investment, unemployment is reduced and hence poverty is less. Due to human capital investment, unemployment will reduce and poverty is less. अगर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100% लेस होगा, हमारी poverty और employment बढ़ेगा. Human capital investment raises the level of education that satisfied the requirements of various employment opportunity and choices among workers. Skill development increase the productivity of the workers and that reflect the high wages. ये capital investment से इतने benefit मिल सकते हैं. Now fifth point is goods and services at reasonable rate. Goods and services at reasonable rate. Sixth point is goods and services reasonable rate. Fifth point, sorry. Poor people spend major portion of their income on food item. So nutritive foods and food security should be made available to poor people at reasonable rate. This will directly reduce poverty. In India, under public distribution scheme PDS, very important, PDS, public distribution system, through ration shop, rural and urban poor are given basic utility goods and responsible prices. And sixth point is to increase agriculture productivity. To increase agriculture productivity 6 point है, तो 6 point के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर with increase in the agricultural productivity and income of agricultural labor, poverty can be reduced. To increase the agricultural productivity of labor through public program, farmer can get so many advantages. Should be informed about the upgrade technology, available resources at reasonable rates, improved infrastructure facility, maximum price and regulated market for the production. Due to development of the agriculture, productivity per labor and employment will be increased and price of the food grain will be decreases. Hence, the poor people will be more advantageous and poverty can be reduced. These are the very important. And seventh is employment programs. Various employment programs are there that we already learned in past. That is some of the various schemes like IRDP, Jan Dhan Yojana, then so many prevention schemes by the government, so many housing facility schemes, social security, that is Atal Pension Scheme, then Jawahar Rodgar Yojana, Employment Assurance Scheme, Pradhan Mantri Rodgar Yojana, National Rural Employment Guarantee Act, that is NREGA, then Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is MNREGA, Suvarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana, self-employment scheme like IRDP, TRISM, DWC, DWACRA, NWS, Millions Wells Scheme, CITRA, that is Supply Improved Toolkit to Rural Artisans, and GWS, Ganga Welfare Scheme. ये सभी स्कीम है। वेजिस एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर हमने बात की, हाउसिंग स्कीम की बात की, जनधन योजना की बात की। ये सभी योजना जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर आ सकती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिपीट अगेन, स्मॉल टैक्स से अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर राइज होंगे और गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे फिफ्थ सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन। વિડિયો અંત સુધી નિહાળવા બદલ આપ સર્વનો આભાર। જોતા રહો આઈસીટી કવરેજ ચેનલ। પ્રકરણ 6 ના રિવિઝન, પેપરના બોર્ડના રિવિઝન રાઉન્ડ માટે। તો
इस वीडियो के एंड के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट की में याद रखा जाए, क्योंकि पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो आपकी जेब में है सब कुछ, मगर पॉइंट को याद आना लास्ट टाइम के अंदर बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर पॉइंट अगर हाथ में है तो आप जीत गए। आपके 70 80 90 मार्क पक्के ही पक्के, 100 में से 100 आए तो भी आप ऐसा सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये अगर ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो गई, अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। हर एक क्वेश्चन को लेकर अच्छी तरह से आप अपने नोटबुक के अंदर या अपने फुटस्टेप के अंदर क्वेश्चन और उनके मेन की पॉइंट्स को लिखो, 2-3 बार याद करो, तो और दूसरी बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हर रोज 1-1 घंटा सिर्फ इकोनॉमिक्स को दो तो आपका इकोनॉमिक्स पावरफुल होगा। तो हम आशा रखते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी को चैप्टर 6 के रिवीजन राउंड के लिए keep watching my ICT Kafuri channel. Thank you for the lot. Thank you for the day. Thanks a lot.